हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने ऑर्डिनरी लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताता है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कैसे सिटीजन्स को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं। वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ निहारिका। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि 3 सोर्सेज ऑफ राइट्स हैं, यानी ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। बाकी हम 2 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं जो डील करता है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। FR यानी फंडामेंटल राइट्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको। ठीक है, हमने ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के फीचर्स डिस्कस किए थे और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हमने फीचर्स डिस्कस किए थे। अब हम पहले फंडामेंटल राइट के फीचर्स डिस्कस करते हैं, बाकी हम फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फंडामेंटल राइट का क्या है कि ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। जब ये ऑलरेडी मेंशन है तो उसका फर्स्ट फीचर क्या हो गया कि ये इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं और लिखे जाते हैं क्योंकि पार्लियामेंट उनको बनाती है थ्रू द ऑर्डिनरी लॉ, इसको पास करती है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हैं, पर वो FR नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो पार्ट 3 में कवर नहीं होते हैं। जितने भी राइट्स इस पार्ट 3 में कवर होंगे उन सब राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है, ये स्पेशल मेजॉरिटी से आप इसको अमेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अमेंड हो सकते हैं उसी तरीके से FR अमेंड हो सकते हैं। पर इसमें एक बेसिक मेजर डिफरेंस क्या है कि इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन, प्लस स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, यानी कि इसका प्रोसीजर बहुत डिफ़िकल्ट है, प्लस इसका प्रोसेस भी बहुत डिफ़िकल्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। पर उसका प्रोसीजर जो है थोड़ा टिपिकल है क्योंकि वो स्पेशल मेजॉरिटी से आप अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, FR में गवर्नमेंट चाहे भी तो FR को टच नहीं कर सकती है। FR मीन्स फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकती, ना अमेंड कर सकती है। अगर वो ऐसे करना चाहेगी तो उसको एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एक बताना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट के साथ बताना पड़ेगा कि हम FR को इसलिए चेंज कर रहे हैं या इसको हटा रहे हैं, इसको ला रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें जो मेन और डिफरेंस है बाकी राइट से, वो क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी है प्लस स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ से वो इसको बहुत डिफ़िकल्ट बनाती है गवर्नमेंट के लिए कि आप फंडामेंटल राइट को ना तो चेंज कर सकते हैं ना ला सकते हैं विदाउट द स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन प्लस द स्पेशल मेजॉरिटी। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, FR का एग्जांपल नॉर्मल है, हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लाइफ, राइट टू अनटचेबिलिटी। बहुत सारे राइट्स हैं, ये 1 बाय 1 हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, पर कुछ एग्जांपल्स ये हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना पड़ जाए, कुछ एक राइट को बदलना पड़ जाए, तो गवर्नमेंट को कैसा जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इस एग्जांपल समझेंगे। अब हमने लास्ट में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें एक एग्जांपल हमने लिया था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। जो पार्ट 12 में कवर होता है। ठीक है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का पार्ट था। इस
टॉपिक से हम ये बात समझेंगे कि कैसे अगर फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट चेंज करना चाहे तो कैसे वो अपना जस्टिफिकेशन रखेगी सिटीजन ऑफ इंडिया के सामने या ऑपोजिशन के सामने कि उसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो हम इस बात से इसको समझेंगे, इस एग्जाम्पल इस बात को हम समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन राइट अब बना है राइट टू प्रॉपर्टी, पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट था। अब जो फंडामेंटल राइट हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, फंडामेंटल राइट क्या है, हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल हो या फिजिकल ग्रोथ हो, इन सब में हेल्प करता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फंडामेंटल राइट है तो अगर वायलेशन कोई भी करेगा, चाहे वो सिटीजन हो, आपस में हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, किसी का अधिकार नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट कर सके। अगर ऐसा कोई करता है तो आप डायरेक्ट अपना PIL या पिटीशन आप जाके सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं, और चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट के खिलाफ भी आप जा सकते हैं इफ दे वायलेट योर फंडामेंटल राइट। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट था। इससे क्या हुआ, जो जमींदार थे, जितने भी जमींदार थे, उन्होंने इस फंडामेंटल राइट का गलत इस्तेमाल किया। लोगों की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ज़मीनें लेनी चाहिए अनचाहे तरीके से। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या चाहते थे उस टाइम कि हमारी सोसाइटी में बैलेंस हो। सारे थोड़ा बहुत डिसबैलेंस चलता है, पर अगर डिसबैलेंस इतना ज़्यादा होगा सोसाइटी में तो ये बहुत खतरा है हमारी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में जब ये था तो जमींदार से इसका गलत फ़ायदा उठाया, प्रॉपर्टी ली, लोगों की गलत तरीके से ली, और जब उनको कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें फंडामेंटल राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें अधिकार देता है, ये हमें राइट देता है कि हम इस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, जितने भी जमींदार से उनके पास जो उनके लैंड थे, प्रॉपर्टी, वो ज़्यादा हो गई, जिनसे लिए उनके पास कम हो गई, तो डिसबैलेंस कितना हुआ सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा हुआ। इस चीज़ को रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट था फंडामेंटल राइट से उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन राइट में डाल दिया। और जब सिटीजन्स ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि FR को फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट भी नहीं छेड़ सकती है विदाउट द वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन, तो उन्होंने बोला कि जितने भी जमींदार थे वो इलीगल तरीके से, अनचाहे तरीके से लोगों की प्रॉपर्टी ले रहे थे, और जब उनको कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन लोगों ने बोला कि हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये हमारा राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, इस डिसबैलेंस को हटाने के लिए सोसाइटी से, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट में डाल दिया। आपका राइट अब भी है, बट ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट देती है तो आप फंडामेंटल राइट को छेड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छेड़ सकते, ठीक है। और फंडामेंटल राइट आया कहाँ से, फंडामेंटल राइट जो है बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है। अमेरिका एक फर्स्ट कंट्री थी जिसने फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि लोगों के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एक ऑथराइज करा था। वहाँ से ही, उनके बिल ऑफ राइट्स से ही हमने अडॉप्ट करके अपने फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम बनाए गए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें फंडामेंटल राइट देता है वो क्या पावर प्रोवाइड करता है नॉर्मल सिटीजन्स को, कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला फंडामेंटल राइट का फीचर क्या है, हम अभी डिस्कस करते हैं, यानी कि ये क्या है, पावर देता है किसको, सिटीजन्स को। किस बात के लिए पावर देता है, कि अगर गवर्नमेंट उनका फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी तो वो उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल चल रहा है नेपाल का, हमारी नेबरिंग कंट्री है नेपाल, उसमें क्या हो रहा है, आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि जितने भी यूथ है, जितने भी जेंजी हैं, वो सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ का सोशल मीडिया जितना भी सब ऐप्स है वो सब बैन कर दिए गवर्नमेंट ने। लोगों को लग रहा है कि इसलिए बैन कर दिया इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर क्या था, करप्शन इतना ज़्यादा था, उसको
सोशल मीडिया के थ्रू दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट का कितना करप्शन है, कितना उनका डिफरेंस है अपने बच्चों के लिए और अपने कंट्री के बच्चों के लिए कितना डिफरेंस वो कर रहे हैं, इस सबको दिखाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। क्योंकि सोशल मीडिया आज का एक वेपन की तरह हो गया कि आप उस पर कुछ भी डालेंगे तो वो बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाता है, लोगों में बहुत जल्दी चला जाता है। तो अब उस तरीके से जितने भी यूथ थे, जितने भी लोग थे नेपाल के, जितने भी सिटीजन्स थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे थे उन्हें बताने के लिए कि कितना गलत हो रहा है नेपाल में। तो नेपाल ने क्या करा कि जितना भी सोशल मीडिया, जितने भी ऐप थे, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी न किसी एक्सक्यूज देकर बंद करवा दिए, यानी कि उन पे बैन लगा दिया। अब इससे क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दबाया जा रहा है। लोगों में गुस्सा क्यों आया, वहां की सरकार क्यों गिर गई? बिकॉज यू आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ योर पीपल। एक एग्जाम्पल है, रिलेटेड एग्जाम्पल आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका अधिकार है, बोलने का सबका अधिकार है, बट विद इन द लिमिट्स। अगर आप किसी के सेंटिमेंट्स को दुखा रहे हैं अपना बोल के, तो दैट इज नॉट दी फंडामेंटल राइट, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। बट नेपाल ने क्या किया, नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने ही लोगों का फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा दिया, हटा ही दिया बिल्कुल ही, कि वो अपना आपको एक्सप्रेस ही ना कर पाए। तो उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ भी एक्सक्यूज देकर उसको हटा दिया। उनका जो जस्टिफिकेशन था वो स्ट्रांग नहीं था, इसलिए लोग प्रोटेस्ट में आए, इसलिए सरकार गिर गई। तो हम इस बात से क्या समझते हैं, इस एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि ये पावर देता है सिटीजन्स को, विदाउट द स्ट्रांग जस्टिफिकेशन एंड द वैलिड रीजन यू कांट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ योर सिटीजन्स। यही बात हमारे इंडिया में भी है, क्योंकि आप कोई भी राइट हो, गवर्नमेंट चाहकर भी वो राइट आपसे छीन नहीं सकती है। अगर पुलिस आती है आपके घर में, आपको उठा के ले जाती है कि आपने चलो जेल में चलो, दिस इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ। तो ये आपको राइट देता, आप जाके अपना सुप्रीम कोर्ट में आप कह सकते हैं कि मुझे बिना रीजन के, अगर उनके पास कोई रीजन ही नहीं है, आप बिना रीजन की मुझको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या देता है, पावर देता है सिटीजन्स को। इसलिए सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि लिमिट कर रहा है गवर्नमेंट को। अगर वो पावर दे रहा है सिटीजन्स को, तो वो लिमिट भी तो कर रहा है गवर्नमेंट को। कैसे? गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक्शन नहीं ले पाती है कभी कभी। अब जैसे फार्म बिल आया था, फार्म बिल बिना कंसेंट के गवर्नमेंट ने ला दिया। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना चाहा, तो दिल्ली में प्रोटेस्ट करना चाहा, जैसा आपको पता होगा फार्म बिल के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रास्ते बंद करवा दिए। ठीक है, अगर आप कोई भी बिल ला रहे हैं तो आपको कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों के लिए ला रहे हैं, अब लोगों को कंसेंट ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में। अगर वो उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आप उनको बंद करवा रहे हैं। फिर लोग क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमारा वायलेशन हो रहा है, हम तो करेंगे। पर आपको प्रोटेस्ट करना भी है, अपना प्रोटेस्ट आपको बताना भी है गवर्नमेंट को, तो आपको विद इन दी लिमिट्स बताना होगा। ऐसा तो नहीं है आप अपने फंडामेंटल राइट्स के नाम पर कुछ तोड़फोड़ करेंगे, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आप मॉन्यूमेंट्स के साथ तोड़फोड़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट के साथ तोड़फोड़ करेंगे, ये बोल के कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है एक्सप्रेस करना। तो इससे क्या हो रहा है, लिमिट कर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के हाथ बांध दिए हैं। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है, हर सिटीजन को ये याद रखना है कि आपका फंडामेंटल राइट है बोलना, एक्सप्रेस करना हर चीज़ का, बट वो विद इन द लिमिट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप फ्री हैं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए। यू कैन फ्रीली प्रैक्टिस द रिलीजन, आप अपना कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन में आप जाके कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया में ये आज़ादी है। बट जो स्पेसिफिक जो कंट्रीज़ हैं, जो स्पेसिफिक रिलीजियस कंट्री हैं, जो एक ही रिलीजन फॉलो कर रही हैं, वहाँ ये चीज़ नहीं होती है। अपनी इंडिया सेक्युलर है, तो यहाँ हर रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेसी के लिए भी फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी जब भी तो कहलाएगी जब आप फ्री होंगे, फ्री विद इन द लिमिट्स। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, फ्री शुड बी इन द लिमिट्स, सो यू कैन नॉट हार्म दी सिटीजन, अदर सिटीजन्स एंड प्लस योर कंट्री ऑल्सो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेटिक होने के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना ज़रूरी है। एंड फोर्थ इज कि आप जो है, ये गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच की बात नहीं है, ये सिटीजन और सिटीजन्स के बीच की बात भी है। कैसे? अगर गवर्नमेंट को आप बोल रहे हैं कि आप मेरा जो फंडामेंटल राइट को आप खराब नहीं कर सकते, वॉयलेट नहीं कर सकते हैं, मेरा मन चाहे जो करूंगी, बट ये सिटीजन्स के लिए भी, आपस में भी है। अब आपका कोई पड़ोसी है, वो घर में आके आपको गोली मार दे, तो दिस इज द वायलेशन ऑफ योर राइट टू लाइफ। ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो ये सिटीजन और सिटीजन पे भी लागू होता है। गवर्नमेंट और सिटीजन का रिलेशन तो है, पर सिटीजन सिटीजन का भी रिलेशन है। राइट टू अनटचेबिलिटी, आप किसी भी कास्ट के रिगार्डिंग, रिलीजन के रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपस में भी नहीं कर सकते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या होता है, आपको पावर दे रहा है कि आप अपना जो वायलेशन है गवर्नमेंट के खिलाफ भी रोक सकते हैं, प्लस आपस में सिटीजन टू सिटीजन भी रोक सकते हैं। अगर कोई आपका राह चलता, आपको कोई ऐसा कमेंट कर रहा है आपके कास्ट के ऊपर, तो यह आपको वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स गिव द पावर टू एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री टू प्रैक्टिस in the way that it should not harm the fundamental rights। ठीक है, यानी कि आपकी फंडामेंटल राइट जो है वायलेट नहीं होने चाहिए। तो हमें ये सारे फीचर्स जो है हमें ये प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स। अब क्या है, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो फंडामेंटल राइट अगर कोई वायलेट कर सकता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट ऑर्डनरी लीगल राइट्स हैं, बाकी जो पार्लियामेंट के द्वारा जो राइट्स बनाए हैं, अगर वो कोई वायलेशन होता है जिसे हमने डिस्कस किया था, तो देन यू हैव द लोअर कोर्ट और मैक्स टू मैक्स द हायर कोर्ट, यानी कि आप लोअर कोर्ट में जा सकते हैं या मैक्स टू मैक्स आप हायर कोर्ट जा सकते हैं। बट फॉर द फंडामेंटल राइट यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स जो आपको प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3। ठीक है, बिकॉज ये हमारे बेसिक राइट्स हैं। बाकी राइट्स के बिना काम चल सकता है, बट इनके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हमने डिस्कस किया था, लाइसेंस अगर आपको नहीं मिलता है कार चलाने का, बाइक चलाने का, स्कूटी चलाने का, 1 महीना 2 महीने चलेगा, पर ये वायलेशन है, लेकिन अगर नहीं चले तो काम चल सकता है। ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है, वो भी गलत है, तो आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, मिलना चाहिए, पर उसके बिना काम चल सकता है बिकॉज लग्जूरियस। ठीक है, पर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बिना काम नहीं चलता है। जैसे एजुकेशन फंडामेंटल राइट है आपका, हेल्दी फूड आपका फंडामेंटल राइट है, आपको जीना आपका फंडामेंटल राइट है। ऐसा कोई नहीं आप राह चलता है, कोई आपको मार के चला गया या पुलिस आई आपको उठा के ले गई। सो राइट टू लाइफ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। हम वन बाय वन इसको आगे डीप में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि आपको क्या प्रोवाइड होता है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट का, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को बताता है कि क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन की लाइफ बिना कोई वैलिड रीजन के नहीं ले सकती है, गवर्नमेंट जो है किसी रिलीजन प्रैक्टिस के लिए नहीं रोक सकती है। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज FR टेल द गवर्नमेंट विच द प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू, यानी कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, वो पार्ट 3 बताता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
ये जो है ये बताता है गवर्नमेंट को कि आप क्या कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट के राइट्स हैं। ठीक है, हम इसको भी पूरा एक ये टॉपिक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है वो बताता है गवर्नमेंट को कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डीपीएस भी बताता है गवर्नमेंट को आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या अधिकार है, क्या राइट्स है। और एफआर यानी पार्ट 3 बताता है गवर्नमेंट को कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। सो बेसिक मेजर डिफरेंस क्या है ओआर में, यानी ऑर्डिनरी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, क्या बाहर है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अंदर हैं तो उसके क्या प्रोसीजर है। और फंडामेंटल राइट्स क्यों है, वो क्या पावर दे रहा है सिटीजन्स को, और फंडामेंटल राइट से क्या गवर्नमेंट को जो राइट्स मिलते हैं या नहीं मिलते, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। थैंक यू।